ओके एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके तो चल रहा है लेक्चर नंबर थर्ड। यूनिट का नाम है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। ओके तो होप आपने लास्ट के दो लेक्चर देखे होंगे, हमने वो दोनों अपलोड कर दिए। होप आपने देखे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। ओके तो देखिए आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। चल रहा है लेक्चर नंबर थर्ड, जिसपे आपने हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करनी है, जो है आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक या फिर आप बोला कंडेंसेट। ओके तो दोनों सेम चीज है। तो आज हम देखेंगे ये चीज होता क्या है, इससे रिलेटेड जितनी भी सारे कॉन्सेप्ट है मैं आपको ट्राई करूंगी कि मैं क्लियर करा सकूं। ओके उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए आपको पता है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़े सब में आपको एक डेरिवेशन मिलता ही मिलता है। ओके तो यहाँ भी वही है, क्योंकि बोस-आइंस्टीन कॉन्सेप्ट क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें भी क्या होगा, सिंपली आपको एक इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन को आपको डिराइव करना होगा, जिसे आप बोलते हैं डेरिवेशन। ओके अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही थी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो बोस-आइंस्टीन का जो आप डेरिवेशन बनाएंगे ना, ये डेरिवेशन आपका लास्ट वाले डेरिवेशन का, जब आपने लेक्चर सेकंड में जो अपना डेरिवेशन देखा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बोलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन का जो डेरिवेशन देखा था, उसी का मिलता जुलता है, यानी कि अप्रॉक्स आपको सेम ही मिलेंगे। सेम स्टेप आपने फॉलो करना है दोनों डेरिवेशन में। ओके तो कोरिलेट करते हुए चलेगा, आपके लिए सिंपल रहेगा। ठीक है अब ये दोनों डेरिवेशन सेम कैसे हो गए, देखिए सेम होंगे ही क्योंकि दोनों डेरिवेशन क्या है, गैसियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। देखो हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पे लेके चलती हूँ। देखो हुआ ये था कि आपका क्या, ये आपको पता है ना, आपको सपोज मैंने एक सिस्टम बोल दिया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला, ये आपके पास एक सिस्टम है, आपको पता है इसके अंदर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके तो इनिशियली आपकी थ्योरी आई थी जिसे आप बोलते हैं काइनेटिक गैस थ्योरी। उन्होंने बोला कि ये सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी प्रेजेंट है। ओके फिर क्या हुआ, आपके दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने, जिनका नाम था मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। इन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, हम इन पर्टिकुलर अमाउंट पर जो इस सिस्टम के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अब अगर ये रैंडम मोशन में है, इट मींस इनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी है तभी तो कुछ चीज मोशन में आ रही, तभी तो वो एक्टिव है। एनर्जी होती है तभी तो कुछ चीज एक्टिव होती है। तो अगर गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहता है तो चलो हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। ओके लेकिन क्या पता चला इनको, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये चीज कैलकुलेट की कि कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि चलो तुम्हारी एनर्जी इतनी है तो वो लाइफ टाइम उसी एनर्जी के साथ घूमता रहेगा। नहीं, गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, हमेशा वरी करती रहती है, कभी कम होगी तो कभी ज्यादा होगी। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये चीज प्रूव कर दिया था कि गैसियस सिस्टम में जो गैसियस मॉलिक्यूल है, उनमें से एक पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर एनर्जी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, वरी होती रहती है। ओके तो एनर्जी अब निकालेंगे कैसे, तो इन्होंने बोला कि चलो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप छोड़ो, क्योंकि पता है आपको एनर्जी होने की वजह से क्या आपका गैसियस मॉलिक्यूल मोशन में आता है। आपका अगर आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, इट मींस उस गैसियस मॉलिक्यूल में क्या है, स्पीड है, काइनेटिक्स है। ओके तो काइनेटिक्स मतलब स्पीड, स्पीड मतलब मोशन, मोशन मतलब मोशन कब आएगा, जब मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, एनर्जी। तो इन्होंने बोला एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप छोड़ दो, ऐसा करते हैं हम लोग स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन्होंने बोला कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे जिस मॉलिक्यूल का जो ये प्लॉट की जो पीक है वो ज्यादा होगी, यानी कि इट मींस इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा। ये स्पीड का एक प्लॉट था। तो उन्होंने बोला कि चलो अगर किसी मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है, आपको पता चला इसकी स्पीड यहाँ तक है, स्पीड ज्यादा है, इट मींस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगी इनकी क्या होगी, एनर्जी भी ज्यादा। आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट आपने ये कैलकुलेट कर दिया कि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर स्पीड आपकी ज्यादा है, इट मींस आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आपको पता चला कि इसकी स्पीड कम है, इट मींस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी भी कम है। ये किसने कैलकुलेट कर दिया था, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। ओके लेकिन उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट किसका आया, ये आया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। ओके तो इनका मेन काम था, इनका क्या काम था, देखो इन्होंने तो क्या कैलकुलेट किया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन बॉस और आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, ये कैलकुलेट करता था कि किसी गैसियस सिस्टम में प्रोबेबल माइक्रोस्टेट क्या होती है। अब आपको पता नहीं होगा प्रोबेबल माइक्रोस्टेट मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें, बट अभी आप इतनी चीज माइंड में रखिए कि बॉस आइंस्टीन का जो कॉन्सेप्ट आया, उसका मेन यूज ये था कि ये क्या कर देते, किसी भी गैसियस सिस्टम में, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब किसी भी गैसियस सिस्टम में जो आपकी गैसियस मॉलिक्यूल है, उनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबल माइक्रोस्टेट किसकी है, वो कैलकुलेट करना। ओके अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी जस्ट इतना सुन लीजिए। ओके अब देखो ना, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए,
आप क्या ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ रहे हैं, ओके। लेकिन देखो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक आपको पता है ये थर्मोडायनेमिक की एक ब्रांच है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे ही बोला था। लेकिन इसकी भी दो ब्रांच होती है, इसकी दो ब्रांच कौन कौन सी होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है क्वांटम, ओके। तो क्लासिकल अलग ब्रांच है, क्वांटम अलग ब्रांच है। तो क्लासिकल के अंदर एक सर्टेन बोल सकते हैं, सर्टेन क्या है ये आपके फिनोमिनाज बोल सकते हैं, सर्टेन टाइप की थ्योरी को रखा जाता है। क्वांटम के अंदर सर्टेन टाइप की थ्योरीज को रखा होता है, ओके। लेकिन अगर आप देखेंगे जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन है ये भी गैसियस थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है, और आपके बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी गैसियस थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इन दोनों को क्या है आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की अलग अलग ब्रांच पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का काम तो सेम ही है, दोनों गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, दोनों सेम काम कर रहा है। तो हमने इन्हें दो सेपरेट ब्रांच में क्यों रख दिया, एक को क्लासिकल के अंदर, एक को क्वांटम के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, क्वांटम और क्लासिकल के बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है। वो ये कि क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, क्लासिकल स्टैटिक्स बोलते हैं, एक होता है क्वांटम, ओके। तो क्लासिकल स्टैटिक्स क्या बोलती है, ये बोलती है कि आप एक गैसियस सिस्टम तो कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर वो सारे फिनोमिनाज आते हैं, वो सारी थ्योरी आती है जो गैसियस सिस्टम की बात करती है। लेकिन उस गैसियस सिस्टम में जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनको बोलती है कि वो डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल को, ओके। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होता है इन डिस्टिंग्विशेबल गैसियस मॉलिक्यूल की बात की जाती है, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी थ्योरीज किसके अंदर आती हैं, क्लासिकल स्टैटिक्स के अंदर आती है। सिमिलरली वो थ्योरी जो ये बोलती है कि गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में उन्होंने बात किया, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल में क्या है, वो पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल को इनडिस्टिंग्विश नहीं कर, सॉरी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, यानी कि वो क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि वो सारे गैसियस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई सेपरेट नहीं कर सकती। तो वो थ्योरीज किसके अंदर आती है, क्वांटम के अंदर आती है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस थोड़े और भी है, वो मैंने यहाँ थ्योरी पर लिखा है, जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या मेन डिफरेंस है। बाकी थ्योरी मटेरियल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखो बोस के साथ साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये फर्मी वाला, फर्मी स्टैटिस्टिक्स वाला, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या आपके क्वांटम के अंदर आता है, क्योंकि ये भी क्या है गैसियस सिस्टम की बात तो करेगा, लेकिन उस गैसियस सिस्टम में जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसे इंडिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आ जाते हैं, क्वांटम के अंदर आता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया, ओके। अब आप इतनी चीज समझ में, ये तो जस्ट मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, इसका यूज कहाँ आ रहा है, इसका डेरिवेशन क्या है, ओके। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये एक टाइप का आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जिसका मेन यूज कहाँ होता है, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करने में किसी भी गैसियस सिस्टम में, ओके। अब ये चीज तो बार बार सुन ले रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करना इसका मेन एम है, बट ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, पहले तो माइक्रोस्टेट क्या होती है वो ज्यादा जरूरी है समझना, उसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो ना माइक्रोस्टेट पे ही बात खत्म नहीं आ जाती, जनरली आपको दो टर्म सुनने को मिलेंगे, एक होगा मैक्रोस्टेट, दूसरा होगा माइक्रोस्टेट, ओके। तो मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस क्या है, इसका है देखो, एक है मैक्रो, एक है आपका माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ओके। अब देखो ये स्टेट होती क्या है, पहले मैं आपको क्या है एक बेसिक मतलब ऐसे सिंपल सी बात से समझा देती हूँ, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सोचा, सपोज हम ऐसा कर लेते हैं, आपके पास क्या है चार जार है, जैसे कैंडी जार होते हैं ना, वैसे हमने क्या है चार जार ले लिया। अब बात ये है कि ये चारों जार का साइज क्या बराबर है, दो आपके दो मेरे, लेकिन इनका साइज बराबर रहने वाला है, ओके। तो इस जारों का साइज क्या है, बराबर। अब हमने क्या किया है, इनसे कैंडी को निकाल दिया, बट इनके अंदर कैंडी के बदले हमने रख दिए कीड़े, ओके, इंसेक्ट रख दिए, ओके। अब देखो इंसेक्ट भी सेम होंगे, जितने जो आपके पास होगा वही मेरे पास भी होगा, लेकिन नंबर वरी कर सकते हैं, मे बी आपके पास ज्यादा हो, मे बी आपके पास कम हो। इसका मतलब इन जारों में क्या है, सब में हमने भर दिए इंसेक्ट, लेकिन इन इंसेक्ट का नंबर क्या है, वरी कर रहा है, किसी में इंसेक्ट ज्यादा है, किसी में इंसेक्ट कम है, ओके। इतनी चीज समझ में आई। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पूरे जार है ना, इनको आप बोलते हैं मैक्रो स्टेट, मैक्रो मतलब बड़ा, तो ये पूरे जार को आप क्या बोल रहे हैं, मैक्रो स्टेट। अभी क्यों कह रहे हैं वो भी बताऊंगी, ये से बोला मैक्रो स्टेट, अंदर जो इंसेक्ट है ना इनको आपने क्या बोला, माइक्रो स्टेट, ओके। अब क्यों बोला, क्योंकि देखिए आप क्या है किसी गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, ओके। तो गैसियस सिस्टम में आप क्या लेते हैं, सिस्टम लेते हैं। अब एक पर्टिकुलर सिस्टम की तो आप बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया, मैक्रो स्टेट किसे आप बोलते हैं, पूरे सिस्टम को आप बोलते हैं मैक्रो स्टेट। अब मैंने क्या बोला कि सिस्टम आपके सेम है, ओके, बट ये सिस्टम क्या है, वरी किसके बेसिस पे कर रहा है, इनके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल भरा हुआ है। आपका सिस्टम एक ये है, इसी सिस्टम को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी ये सिस्टम आपस में वरी कर रहा है, लेकिन क्या है किसके बेसिस पे वरी कर रहा है, इनके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना
ना, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखिए आप क्या है, आप अगर कैंडी रखते तो कैंडी क्या है जैसी रखी होती है वैसी ही मिलती है आपको, लेकिन कीड़े क्या है वो घूमते रहेंगे ना पूरे सिस्टम में, ऑब्वियस है जैसे गैस घूमती है वैसे कीड़े भी घूमते रहेंगे, तो कीड़े क्या है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बदल दे रहे हैं बार-बार, ओके? तो उसी के बेसिस पे कीड़ों के कॉन्फ़िगरेशन के बदलने की वजह से आपको अलग-अलग टाइप का सिस्टम मिलेगा ना। तो इस सिस्टम को आप बोलते हैं मैक्रो स्टेट, अंदर के जो मॉलिक्यूल है जिसे हम कीड़े कह रहे हैं उनको बोलते हैं माइक्रो स्टेट। इतनी चीज समझ में आए। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट किसे कहेंगे, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबल मैक्रो मैक्रो स्टेट किसे बोलेंगे, प्रोबेबल मैक्रो स्टेट वो होती है जिसके पास मैक्सिमम नंबर के माइक्रो स्टेट होते हैं। तो आपने क्या है यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है, लेकिन इनके कॉन्फ़िगरेशन बदलने की वजह से इनके अंदर का जो बोल सकते कीड़े हैं ना, मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बदल जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मोस्ट प्रोबेबल उसको कहेंगे जिस सिस्टम के अंदर आपको सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट मिलेंगी। तो जहां पर जिस सिस्टम के अंदर, सिस्टम एक ही है लेकिन जब वो सिस्टम की वो कंडीशन जिसके अंदर आपको क्या है सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट मिलेंगी, उस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। ओके, इतनी चीज समझ में आए। इतना ज्यादा डीप मत जाइए, बस बेसिक समझ लीजिए कि आपका काम निकल जाए, ठीक है? इतनी चीज समझ में आए। तो ये होता है आपका मैक्रोस्टेट, और इसी मैक्रोस्टेट को कैलकुलेट करने का जिम्मा किसने लिया था, इस बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर स्टैटिस्टिक्स ने लिया था, जिसकी हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कौन सी होती है। ओके, इतनी चीज समझ में, ये आपका थ्योरी मटेरियल हो गया। ओके, अब चलिए अब डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। ओके, तो देखिए डेरिवेशन में भी क्या करना है, सिंपली देखो मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि डेरिवेशन हो सके ना आप उतना सिंपल कीजिएगा जितना मतलब थोड़ा ट्रिकी वे में ही समझिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना डेरिवेशन आपने एक तो पढ़ना नहीं है, एक ही सिंगल डेरिवेशन तो नहीं है ना जो आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ना है। तो चीजों को इतना बना के चलिए कि आपका नंबर भी ना कटे और आप सारे डेरिवेशन को अपने माइंड में कैप्चर कर ले। ओके, तो मैंने थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको ये डेरिवेशन बताऊंगी, तो आप भी के स्टेप वाइज चीजों को फॉलो कीजिएगा, आपको भी बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेरिवेशन में क्या बोल रहा है, आपको ये चीज दिखाना चाह रहा है कि ये आपका एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है। ओके, बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, आपको क्या बताना है कि सिस्टम की क्या है, आपने एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। अगर आप किसी सिस्टम के अंदर डेरिवेशन निकाल रहे हैं, यानी कि सिस्टम का डेरिवेशन निकाल रहे हैं, तो इस केस में सिस्टम की एनर्जी को आपने कांस्टेंट करना होगा। ओके, अब देखो एक बार हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि अभी तो हम बोल रहे थे कि एनर्जी वरी कर रही है, अब हम कांस्टेंट की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बोल रही हूँ आपके गैसियस मॉलिक्यूल के पास तो अपनी एनर्जी है, और वो एनर्जी की वजह से, उसी एनर्जी की वजह से पूरे सिस्टम में मूव कर रही है। लेकिन मैं उस सिस्टम की बात कर रही हूँ, मैं गैसियस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस सिस्टम की बात कर रही हूँ जिसके अंदर आप गैसियस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं। आपने उस सिस्टम की एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। एनर्जी कब कांस्टेंट होगी? जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल मूव करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। बाहर से आपने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करानी, मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ। ओके, एनर्जी कब प्रोवाइड होगी? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इट मीन्स आपने क्या करना है, सिस्टम का टेम्परेचर को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एनर्जी क्या है, खुद ब खुद कांस्टेंट हो जाएगी, और एनर्जी कांस्टेंट होगी तो आपका सिस्टम कांस्टेंट होगा। आपके सिस्टम में क्या है, एक्सटर्नल कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लग रहा है इस गैसियस मॉलिक्यूल के पास। इस गैसियस मॉलिक्यूल के पास अपनी जितनी एनर्जी है वो उसकी अपनी एनर्जी है। आप बाहर से कोई भी एनर्जी का क्या कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, इतनी बात हो जाती है। ओके, अब देखो अब आगे आप क्या बताएंगे। देखिए आपने अब दो इक्वेशन डिराइव करनी है, जैसे आपने लास्ट डेरिवेशन में की थी, सेम वो इक्वेशन है। ये क्या बता रही है, देखो पहली इक्वेशन है ये n की। ओके, इससे आप n को ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है? तो n क्या बता रहा है, देखो n आपका क्या होता है, n रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में कितने नंबर के गैसियस मॉलिक्यूल है। ओके, अब आप खुद ही बताइए आप कितने गैसियस मॉलिक्यूल बताएंगे, कुछ तो फिक्स नंबर तो है नहीं ना। अगर कोई सॉलिड भी होता तो एक बार के लिए हम बोलते, लिक्विड भी होता तो भी बोलते, गैस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को काउंट कर सके। क्यों? क्योंकि वो मिलियंस पे है। तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल अगर 10 होते तो 10 बोलते, 20 होते तो 20 लिखते। लेकिन यहाँ पर को आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो आप क्या बोलते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 से डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब आप इसे बोल देते हैं n इंफिनिटी, सॉरी n इंफिनिटी भी बोलते हैं, n भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं nr। तो यहाँ पर n की वैल्यू, यानी कि n के रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे सिस्टम में कितने नंबर के आपके मॉलिक्यूल हैं, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप बोलते हैं n1 n2 n3 डॉट 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 दिस। ओके, अब देखो इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, समेशन कर देते हैं। समेशन मतलब इन सब का सम। तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा, ni के इक्वल होगा। ni क्या हुआ, जो इसका लास्ट नंबर है, देखो यहाँ पर n
एन ना लिख के इसने क्या लिख रखा है, एन आई। एन आई मतलब जो आपका nth नंबर है, nth नंबर मतलब आपका जो लास्ट नंबर का जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी बात कर रहा है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ एन आई, मतलब कि लास्ट मॉलिक्यूल तक जितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, उसका एड, तो वो ही क्या होता है, आपके टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो दूसरी इक्वेशन किसकी है, ई की है। ई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिस्टम में कितनी एनर्जी। आपको पता है इस गैसियस मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी है, तो आपने उस एनर्जी को कैलकुलेट करना है। आप चाहे इसे एनर्जी भी बोल सकते हैं, आप इसे एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, इट मीन उसका एक एनर्जी लेवल भी होगा। ओके, तो एनर्जी लेवल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए अगर आपके पास n एटम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी, Ne हो जाएगी। अगर n1 एटम है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, N1E1 हो जाएगी। अगर n2 है तो आप इसे क्या बोलेंगे, सॉरी, इसकी एनर्जी क्या बोलेंगे, N2E2 बोलेंगे। समझ में आया। तो वैसे ही क्या होगा, तो वैसे ही क्या होगा आपका, वैसे अब आपने क्या करना है, पूरे एन सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। तो एन सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ई होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, इस पूरे के इक्वल होगी। समझ में आया मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए एन नंबर के आपके मॉलिक्यूल है और टोटल नंबर, देखो आपके सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ई किसके इक्वल होगा, इन सारे नंबर्स के, इन सारे मॉलिक्यूल्स के एनर्जी के। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3, ऐसे तो लिख सकते हैं, डॉट 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 NiEi, यही तो लिख सकते हैं। अब देखो इसे भी मैं इतना लंबा नहीं लिखना चाहती हूँ, तो इसे मैं क्या कर सकती हूँ, E इज इक्वल टू समीशन ऑफ, समीशन किसका, Ni टू Ei, तो यही तो इक्वेशन बनी। तो आप N को ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी को ऐसे, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ गैसियस एटम इन अ मॉलिक्यूल, सॉरी इन अ सिस्टम। और ई के रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज गैसियस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर को आप दो इक्वेशन बन गई। देखिए ये इक्वेशन आपने यहाँ डिराइव की हुई है, इतनी चीज समझ में आई। तो इससे आपकी दो इक्वेशन डिराइव होगी, और यहाँ पर ये सारी चीजें बताया हुआ है कि एन क्या रिफर कर रहा है, एन बता दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ई क्या रिफर कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, और एन आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth नंबर की बात, यानी कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो कितने लेवल पे बता रहा है, nth लास्ट नंबर का। और ei के रिप्रेजेंट कर रहा है इस लास्ट नंबर के जो मॉलिक्यूल है इसकी कितनी भी एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट। इतनी चीज समझ में आई। ओके, तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप ये याद कीजिएगा कि आपने दो इक्वेशन डिराइव करनी है। ओके, तो पहले स्टेप में आपने ये डिराइव किया। अब देखो, अब इस स्टेप को यहीं पे फिनिश नहीं करना, आप इसमें थोड़ा सा काम और कर दो। वैसे ही आपको नीचे मिलता है, बहुत नीचे मिलता है डेरिवेशन में, बट मैंने इसे यहीं ऐड कर दिया ताकि आप सिंपली समझ जाए। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ओके, अब देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपको पता है ना, जैसे आपको एक टर्म मिलता है थर्मोडायनेमिक्स में पीवी। ओके, पीवी मतलब क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। ओके, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो आप इसे बोलते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं ना, पीडीवी प्लस वीडीपी। इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, पहले केस में क्या, पी को तो कांस्टेंट रखा, देन वी को, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया। ओके, अब क्या है, अगले केस में आपने पी को डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो आपने क्या किया, पी को कांस्टेंट रखा, वीडी कर दिया। ओके, वीडी मतलब कि क्या हुआ, वॉल्यूम में कितना चेंज। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट में हम लोग डी तो लगाते हैं। अगर मैं बोलूं एक्स का डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स के आगे लगा देंगे डी। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया। ओके, तो अगर यहाँ पर को पीवी में करना है तो आप क्या करते हैं, पहले पी को कांस्टेंट लिया, देन क्या करते हैं डीवी, एंड देन अगले केस में प्लस करके क्या करेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पी को। तो आपने क्या किया, ये VDP। ओके, ये बन गया VDP। तो ये ऐसे डिफरेंशिएट होता है, ऐसे ही आपने क्या है, इस वेरिएबल को भी, दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखो नीचे वाली तो ठीक है, n वाली तो ठीक है, n को आपने कैसे डिफरेंशिएट किया, वेट कीजिएगा। हाँ, देखो आपने n को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, n आपका डिफरेंशिएट होगा तो क्या बन जाएगा, ये dn बन जाएगा। और ये वैल्यू डिफरेंशिएट होगी तो क्या होगा, समेशन तो एज इट इज रहेगा। ni कैसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, dni करके। ओके, तो देखिए यहाँ पर को, अगर आपने ये dn को डिफरेंशिएट किया तो dn कैसे डिफरेंशिएट हुआ, ये n को डिफरेंशिएट किया तो dn हो गया। dn इज इक्वल टू, ये आगे पीछे लिखा हुआ है तो ठीक है, ये अरेंज इसलिए किया ताकि आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको सिंपल लगेगा। ओके, तो dn इज इक्वल टू क्या हुआ, समेशन ऑफ dni, यही चीज मैंने आपको बताया, समेशन तो एज इट इज रहेगा, dni आपने यहाँ ऐड कर दिया। इतनी चीज समझ में आए। अब इस इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे जो ni है ये भी डिफरेंशिएट होगा, ei है ये भी डिफरेंशिएट होगा। तो अब आप
क्या करेंगे, इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। पहले केस में क्या है, Ni को आप कांस्टेंट कर देंगे तो ये बना देंगे DEI, और अगले केस में E को कांस्टेंट कर देंगे तो ये बनाएंगे DNI और EI। इतनी चीज समझ में, तो ऐसे कर देना। अगर आप इसको आगे लिखना चाहिए, रुकिए मैं एक बार दोबारा इरेज करके बताती हूँ आपको, ठीक है, तो फिर मैं आपको सीधे वहां ले जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, एक मिनट, ओके। ठीक है, हाँ, ये क्या बोला मैंने, कहा यहाँ पर को Ni और Ei दोनों डिफरेंशिएट हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये वैल्यू क्या है, E तो आपका डिफरेंशिएट होगा तो DE बन जाएगा, समेशन एज इट इज रहेगा, बचे हुए क्या है Ni और Ei। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक तो क्या होगा, पहले केस में क्या है, आपने Ni को सपोज कांस्टेंट रख दिया और Ei को डिफरेंशिएट किया तो DEI हो गया, ओके। अब प्लस में क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, Ei को कांस्टेंट रखेंगे और Ni को डिफरेंशिएट करेंगे तो Ei आपका कांस्टेंट और डिफरेंशिएट किसको किया आपने, Ni को, DNI हो गया, ओके। इतनी चीज समझ में। अब देखो यही वैल्यू आपको यहाँ लिखी हुई है, देखो DE, ये आपका DE है, इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन लगेगा, समेशन आई, इसके आगे समेशन आई इज इक्वल टू NI DN, देखो यही है ना, यही वैल्यू लिखी हुई है, और समेशन आई इज इक्वल टू EI DNI, दोनों वैल्यू समझ में आई, इतनी सी समझ में आई। तो दोनों इक्वेशन को आपने अगले स्टेप में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ओके। अब एक और चीज आपको बताओ, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि आपके सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, अगर आप इसकी इनिशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, जिसे मैं EI कह दूं सपोज, ओके, वो जो जितनी है, सपोज मैंने बोला ये 2 है, अभी कुछ है नहीं, मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि 2 है, ओके, और मैं बोल रही हूँ अगर फाइनली भी क्या होगी, फिर ये 2 ही तो होगी, क्योंकि अगर एनर्जी सिस्टम में चेंज ही नहीं हो रही तो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी होगी। अब चेंज D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एनर्जी, तो चेंज कैसे निकालेंगे, DE कैसे निकालेंगे, जब इससे फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तभी तो DI निकलेगा ना, ये चीज समझ में आती है ना, बहुत बेसिक है। अगर आप क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, आपके सिस्टम की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। अगर सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें अगर आप एनर्जी की इनिशियली वैल्यू निकालेंगे तो अगर वो 2 है तो फाइनली वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर को DEI यानी कि चेंज इन EI निकालूंगी तो क्या होगा, जब आपको पता है इनिशियली भी वही वैल्यू है, फाइनली भी वही वैल्यू, तो चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और आपको पता है फाइनल भी 2 है, इनिशियल भी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है DE की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली कहीं भी कांस्टेंट आता है, मतलब कि ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अगर मैं बोलूं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को हम 0 कर लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं होगी, इनिशियली जो होगी फाइनल भी वही होगी, तो जब फाइनल और इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाता है, 0। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं अगर कोई चीज कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0, ओके। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर कोई इक्वेशन डिराइव हुई ना, ये आपकी देखो, यहाँ पर को देखिए, आप इंक चेंज करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपकी 2 इक्वेशन डिराइव हुई, ओके, ये तो ठीक है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ पर को लिखा है DEI। अब मैंने बोला DEI की वैल्यू आपकी क्या है, 0, क्योंकि आपकी क्या है, सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट है, तो DEI की वैल्यू क्या है, 0। इट मींस क्या है, अगर DEI 0 है तो अगर आप यहाँ पर को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि Ni इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करना, अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया, 0। अब मतलब ये हुआ कि DN की वैल्यू तो ये आई और EN की वैल्यू आपके पास सिर्फ ये है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि DEI की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर कोई 0 है उससे जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो भी 0 हो जाएगा, अगर कोई गलत है तो उसके साथ जो भी गलत होगा वो सब गलत हो जाएगा। तो वही चीज है, 0 है उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि आपकी ये 2 इक्वेशन डिराइव्ड होगी, तो समझ में आया, यानी कि आपने करना है अपनी स्टेप फर्स्ट में, देखो कितना सिंपल स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या, ये 2 काम करना है, 2 काम को आप सिंपली खुद ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करना कितना इजी है मैंने आपको समझा दिया, जिसकी हेल्प से क्या आपको ये 2 इक्वेशन डिराइव्ड हुई, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। अब आपने क्या करना है ना, अपनी फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, कौन सी फाइनल इक्वेशन बनानी है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की फाइनल इक्वेशन बनानी है, जिसकी बात करें, जिसकी हेल्प से आप मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन ए का यूज करना है, इस इक्वेशन बी का यूज करना है, और एक और इक्वेशन आपको डिराइव करनी है जिसे हमने नाम दिया इक्वेशन 10 का। तो ये 3 इक्वेशन आपने सिंपली डिराइव करानी है, ओके। अब देखो ए बी तो आपके सिंपली होगी, 10 कैसे डिराइव होगी तो मैं आपको बताती हूँ। 10 को डिराइव करने के लिए आपने 2 स्टेप और पूरे करने हैं। एक तो ये वाला स्टेप है जिसे हमने बोला स्टेप सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके। लेकिन स्टेप थर्ड आपको थोड़ा सा लर्निंग रहेगा, थोड़ी सी चीजें आपको माइंड में याद करनी होंगी, ओके। तो स्टेप थर्ड के एंड में आपको क्या है, ये आपकी इक्वेशन 10th मिल जाएगी, और ये इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ए बी और 10 का हेल्प करके आप यूज करके क्या है, अपनी फाइनल इक्वेशन जिसे आप बोलेंगे बोस-आइंस्टीन की इक्वेशन जो है
बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो इक्वेशन है इसको डिराइव कर लेंगे, जिसकी हेल्प से क्या आप मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखो आपने ए बी निकाल दिया, अब मैं आपको बताऊंगी आप इक्वेशन 10 को कैसे निकालेंगे। माइंड में रखना इक्वेशन 10 को निकालनी। ओके, तो इक्वेशन 10 कब निकलेगी, जब आप सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे। तो पहले हम चलते हैं इक्वेशन स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड आपका बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आप सेकंड स्टेप पे करेंगे क्या, ठीक है, तो आप बस इतना बोलिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा है, आपने बस इतना बोलना है। पहले आप बोलो आप क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो है। ओके, ये टाइपिंग में गलत हुआ है, आपको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट को निकालना है। और यहाँ पे बताया कि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट मतलब कि अगर वो माइक्रोस्टेट को हम मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे जिसके पास क्या होगा, मैक्सिमम नंबर के माइक्रोस्टेट होंगे, तो उसी को तो हम बोलेंगे प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो आपने ये कैलकुलेट करना है। और इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कि अब आपने क्या इक्वेशन 10 को डिराइव करना है। तो इक्वेशन 10 कैसे डिराइव्ड होगी, डिराइव्ड होगी जब आप W का यूज करेंगे। अब ये W क्या है, W है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट पे भी W का यूज बताया, लेक्चर नंबर सेकंड पे भी बताया। तो W क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आप W का यूज कैसे करेंगे, देखिए W का क्या है, आपकी एक डिराइव्ड इक्वेशन होती है। W को आपको यहाँ डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। W की एक अपनी वैल्यू होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, जो कि इसके इक्वल होती है, जो क्या है आपकी पाई आई ब्रैकेट 1 लिखा है जी आई प्लस एन आई माइनस 1 अपॉन में जी एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन सॉरी 1 ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये इक्वेशन किसकी है, W की। यहाँ पर को लिखा है बी, देखो ब्रैकेट में बी लिखा है, इसका मतलब आप ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज कर रहे हैं, बोस आइंस्टीन कंसिडरेशन पे आप इसका यूज कर रहे हैं। इट मीन तब यहाँ पर को W के अंदर क्या लिखा है, बी लिखा है। इतनी चीज समझ में आए, तो आपने इक्वेशन याद करके लिख देनी है, वो भी सिंपल सी है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये टर्म का मतलब क्या है, देखो पूरे इक्वेशन में आपको दो ही टर्म मिलेंगे, एक है जी आई, दूसरा है एन आई। तो आपको पता है एन आई मतलब क्या है, आपका जो एन आई होता है, आपका जो लास्ट नंबर यानी कि ith स्टेट पे जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसे आप एन आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है। ओके, और जी क्या है यहाँ पे सॉरी, जी आपका रिप्रेजेंट करता है डीजेनरेसी को। डीजेनरेसी मतलब आपको पता है आपकी एक एनर्जी है, आपके मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। ओके, उस एनर्जी क्या बनेगा, अगर एनर्जी है इट मींस उसके पास एनर्जी लेवल है। ओके, अगर एनर्जी लेवल क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी सबसेट पे टूटता है, तो उसी को बोलते हैं डीजेनरेसी। ओके, तो आपके एनर्जी लेवल में क्या होता है, डीजेनरेसी, उसी की यहाँ पर बात की है जी से। ओके, तो इतनी चीज समझ में आए कि ये इक्वेशन है और दोनों टर्म का मतलब आप समझ गए। ओके, और W क्या है, W का आपका पता है, W मतलब होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखो, अब ये इक्वेशन तो आपने डिराइव कर दिया, आप इसे आप और सिंपल कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो आपकी एनर्जी लेवल है, अगर वो नॉन डिजेनरेटेड है, यानी कि अगर वो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो डिजेनरेसी शो ही नहीं कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा एनर्जी लेवल क्या है, नॉन डिजेनरेटेड है, इसका मतलब आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो अगर आपका एनर्जी लेवल क्या है, नॉन डिजेनरेटेड होता है, तो जी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो डिजेनरेसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन, कोई भी वैल्यू क्या 1 होती है, तो इसका मतलब क्या, वो ना के बराबर ही तो हुई, उसे आप नेगलेक्ट भी तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे 2 इंटू 2 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्यों, क्योंकि 1 को आप नेगलेक्ट कर दे, वही बढ़िया है। क्यों, क्योंकि अगर 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसका को उस पर क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 मल्टीप्लाई कर देता है तो सबको 0 कर देता है, 1 करता है तो 1 का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जैसा है, इसका मतलब कि नेगलेक्ट करना ही बढ़िया है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखाई है, अगर जी की वैल्यू हमारी 1 है, तो हम इस इक्वेशन को, जो आपकी डिराइव्ड इक्वेशन है, यहाँ पर को अगर हम लोग 1 1 लिख दें, इसका मतलब क्या होगा, ये भी गया ये भी गया, 1 तो आपका 1 ही है। तो आपकी इक्वेशन क्या होगा, W आपका एज इट इज रह जाएगा, पाई आई आपका पाई आई रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर को क्या होगा, सिर्फ आपका एन आई बचा। तो देखिए यहाँ पर एन आई बाहर से लगा दिया आपने फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो गया, नीचे बना एन आई का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपकी एक डिराइव्ड इक्वेशन होगी, यहीं पर आपका स्टेप सेकंड कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सी बात है, कितना सिंपल है। तो वही चीज लिखा है, इफ द वैल्यू आपकी जी की क्या है, 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों साइड, ऊपर साइड भी, नीचे साइड भी, न्यूमरेटर साइड भी, डिनोमिनेटर साइड भी। ओके, दोनों साइड।
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो W है, W के बाहर ऐसे कर देना, बी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ओके। तो वरना ये अजीब ही सा लग रहा है, WB कुछ नहीं होता, ये ब्रैकेट में है बी, ओके। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना सिंपल फॉर्मूला बन गया, ओके। और इस इक्वेशन को आपने नाम दिया 4 का, ओके। तो इतनी चीज समझ में आई, ये था आपका स्टेप सेकंड, ओके। तो छोटू सा स्टेप सेकंड था, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप थर्ड में, थोड़ा सा लर्निंग होगा बट कर लेंगे आप, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, स्टेप थर्ड में कुछ नहीं करना है, आपने लॉग लगा देना है। किस पे लगा देना है, इक्वेशन 4 के दोनों साइड, आपकी जो इक्वेशन 4 डिराइव हुई, इसके लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी आपने क्या लगा देना है, लॉग लगा देना है। लॉग लगा के आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो W है इसके आगे लगा देंगे लॉग W, और यहाँ भी आप लॉग लगाएंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो अगर कोई भी वैल्यू आपकी नीचे होती है, सपोज मैंने कोई यूनिट की बात करूं तो मैं ऊपर बोलूं जूल, नीचे लिख दूं मीटर, ओके। तो अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूँ तो जूल मीटर -1 तो कर देती हूँ, पर मीटर बोल देती हूँ ना, इसे -1 कर देती हूँ। इसका मतलब क्या, अगर नीचे वाली वेरिएबल कभी भी ऊपर आती है तो ये माइनस की फॉर्म में आती है। तो आपने क्या कर देना है, इस इक्वेशन में जो नीचे का वेरिएबल है ना, ये इसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इसके बीच में लग जाएगा माइनस, इसके और इसके। तो इक्वेशन सिंपल करने के लिए ये सारी चीज किया है। तो दोनों साइड आपने लॉग लगा दिया और इसमें क्या लगा दिया, दोनों साइड लॉग लगा दिया और इस वैल्यू को कहां कर दिया, ऊपर कर दिया। तो आप देख सकते हो वही इक्वेशन आपकी बनी। आपने क्या किया, लॉग W इज इक्वल टू समेशन ऑफ लॉग, देखो वही इक्वेशन आप देख सकते हैं। आप इसे लगाएंगे लॉग ना, आपको यही इक्वेशन मिलेगी जो ऊपर है, बस आपने लॉग ऐड किया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप टर्म देंगे x का। इतनी चीज समझ में। स्टेप थर्ड में आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फोर्थ सेकंड में जो आपकी इक्वेशन 4 बनी थी उसमें लगा देना है लॉग। इतनी चीज समझ में आए। अब आपने इसे और सिंपल कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपको बताया था, अगर आपके पास समेशन का साइन भी है, लॉग का साइन भी है और आपके पास फैक्टोरियल भी है, ओके उल्टा कर दिया, ये फैक्टोरियल भी है। अगर ये तीनों वेरिएबल आपके पास है तो यहाँ पर कोई इक्वेशन सिंपल हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर देखो आपको मैं यही वैल्यू दिखाऊं, ये आपको सिंपली दिख रही है, यहाँ पर को ni के साथ क्या है, समेशन का साइन भी है और फैक्टोरियल भी है, ओके। और इसके आगे देखो लॉग भी लगा है, ये लॉग क्या है, सबके लिए है। तो अगर इसके इस ni के पास क्या है, समेशन का साइन भी है, लॉग भी है, फैक्टोरियल भी है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टेरेलिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टेरेलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हम इस वैल्यू को सिंपल कर सकते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं, आपको क्या करना है, देखो ये वैल्यू आपने लिखी, ओके। आपने क्या करना है, फैक्टोरियल, ये जो आपका समेशन का साइन है इसे एज इट इज रहने देंगे। आप क्या करेंगे, लॉग के आगे देखो, फैक्टोरियल समेशन के बाद लगा है लॉग, तो आप लॉग के आगे क्या रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर है ni, जैसे यहाँ पर को क्या है, gi है, यहाँ पर को क्या है, gi भी है, ni भी है। आप क्या करेंगे, इस ni को क्या करेंगे, आगे रख देंगे। तो क्या हुआ, समेशन, समेशन के बाद आया ni, देन आएगा आपका लॉग, उसके बाद अगेन आएगा ni, देन माइनस में भी आपका आएगा ni, और यहाँ से आपका फैक्टोरियल का साइन हट जाएगा। तो इक्वेशन आपकी सिंपल होगी। आपके पास अब इतने सारी चीजें नहीं, आपके पास समेशन था, लॉग भी था, फैक्टोरियल भी था। आपने फैक्टोरियल को हटा दिया बाय किसका यूज करके, स्टेरेलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। तो आपकी इक्वेशन कैसे बनी, समझ में आया। आपने क्या करना है, समेशन है, समेशन के आगे लिखा है लॉग, इसके आगे लिखा है ni, उसके आगे लिखा है फैक्टोरियल। तो आप सिंपली क्या कीजिए, समेशन को एज इट इज रहने दीजिए, लॉग के आगे आपका ये वेरिएबल ni gi जो भी है उसको दोबारा लिख दीजिएगा। आपने लिख दिया ni, ओके। उसके बाद आप लगाएंगे लॉग, देन लॉग के बाद दोबारा ni, देन ni के साथ लिखेंगे माइनस ni, देन आपका फैक्टोरियल हट जाएगा और बाहर आ जाएगा आपका i। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। तो इसी को बोलते हैं स्टेरेलिंग अप्रोक्सीमेशन, ओके। अब जैसे आपने इस वेरिएबल का किया, वैसे आप बची हुई वेरिएबल का कर ले। क्यों, क्योंकि इनके पास भी फैक्टोरियल भी है, इनके पास समेशन भी है, इनके पास लॉग भी है। तो इसे सिंपल करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन डिराइव्ड होगी। तो आप टीचर को बोल दीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर को स्टेरेलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इक्वेशन को सिंपल कर दिया। और अगर आप क्या है, ये सारी वैल्यू देखो, एक वैल्यू ये निकली, एक वैल्यू ये निकली, अगर इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इन पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन एक्स में, तो फाइनली इक्वेशन नंबर 7 आपको डिराइव हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए ना, एक और चीज मैं आपको बोल दूं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अप्रोक्स, मतलब एक दो बार तो कीजिएगा ही ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना जरूरी ही होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये पुट करना है, आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी, ओके। तो इक्वेशन 7 आपकी यहाँ ही डिराइव होगी, ओके। अब देखो, अब आगे चलिए, ये समझ में आया ना, आपने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 5, इसे बोल दे इक्वेशन 6, तो ओवरऑल आई इसे बोल दे इक्वेशन 7, ओके। अब आप आगे चलिए, अब आप क्या बोलेंगे, सिंपली अब आपने क्या करना है, सिंपल देखो, आप बोलना ही बोलना है, करना कुछ नहीं है। आप बोलेंगे आपने क्या किया, क्वेश्चन 5, 6 और 7 को क्या कर दिया,
सब्सट्रैक्ट कर दिया किसके इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर x। अब आप खुद ही सोचिए, सब्सट्रैक्ट करना है आपने इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में, x, इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में। अब सोचिए इनको सब्सट्रैक्ट करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो आप सिंपली बोल दीजिए कि आपने क्या किया, इक्वेशन 5, 6 और 7 को सब्सट्रैक्ट किया x के रिस्पेक्ट में और आपको ये इक्वेशन डिराइव हुई। अब थोड़ा सा लर्निंग होगा तो थोड़ी तो मेहनत हर जगह करनी होती है ना, तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। आप बोलेंगे जो आपका log w है, आपने क्या किया, इक्वेशन 5, 6, 7 को जब आपने सब्सट्रैक्ट किया x के रिस्पेक्ट में तो आपको एक नई वैल्यू मिली log w की। ओके, तो ये वैल्यू में अब आपने क्या करना है, अगर ये वैल्यू मिल गई तो आप सिंपली बोलेंगे। अब आपने यहाँ पर को मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा दिया। मैक्सिमा मतलब आपने यहाँ पर को क्या लगा दिया, d, यहाँ पर को डिफरेंशिएट कर दिया। सिंपल सी बात, आप बोलिए कि आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप देखो डिफरेंशिएट कर रहा मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, log w, यही तो है, ब्रैकेट में हमने लिखा है b। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके आगे लग जाएगा d, क्योंकि डिफरेंशिएट मतलब d लगा देते हैं आगे को। तो देखिए ये इक्वेशन बनी d ln w और ब्रैकेट में हुआ e, और तो ये इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। यानी कि अब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन के आगे लगा दीजिए d। देखिए मैं आपको इंक चेंज करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, बड़ा कर लेते हैं। ओके, आपने यहाँ भी डी लगा देना है, इस इक्वेशन के आगे भी डी लगा देना। बाकी आपकी चीजें एज इट इज हैं। आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल्स आपको एज इट इज मिलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या लगा देना है, डी लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। ओके, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद इज इक्वल टू में लगा देना है 0। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो आपने इस पूरे इक्वेशन के आगे क्या लगा देना है, इक्वेशन मतलब 0। ओके, अब देखो अगले इक्वेशन में क्या होगा। अब आपने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपको ये इक्वेशन डिराइव हुई। आपको चीजें थोड़ी याद करनी होंगी। ओके, फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा नंबर पे थी, मैंने आपको शॉर्ट करके बताया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वेरिएबल इसको कट कर देगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है इस सिस्टम के लिए आपकी g की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर यहाँ पर को 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो आपका ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या है, ni अपॉन ni। तो आप देख सकते हैं ni अपॉन ni यहाँ भी है, बाहर आपका dni है, यहाँ भी आपका dni है, तो ये वेरिएबल इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या बचेगी, ये और ये। तो इक्वेशन फाइनली आपको क्या मिल गई, ये मिल गई, तो इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई और ये ही है इक्वेशन आपकी 10। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा टफ लगा होगा, थोड़ा होता ही है ना, थोड़ा टफ तो पड़ता ही है। अगर हमको कुछ चीज चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट दिखा दी, इक्वेशन सेकंड आपको बहुत सिंपली समझ में आई, लेकिन इक्वेशन थर्ड में थोड़ी मेहनत करनी होगी और इक्वेशन 10 को डिराइव करना होगा। अगर आपकी इक्वेशन ए, बी और 10 डिराइव्ड होगी तो बात खत्म। आपने बोलना है कि आपको पता है इक्वेशन आपके पास ए है, इक्वेशन बी आपके पास है, और इक्वेशन 10 की हेल्प से आपने क्या किया, ये तीनों तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है। देखो आपका क्या है, इन सब का कोई भी रोल नहीं है, इन सब का रोल है नहीं। अब आपका सिर्फ 3 इक्वेशन का रोल है, ए बी 10 का। आपने बोलना है कि जो 3 इक्वेशन आपने डिराइव की, ये तीनों इक्वेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, अब आपने क्या करना है, बस इस इक्वेशन में क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देना है, पहली इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर पे किया था, आपने क्या करना है, इक्वेशन ए को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कराना है किससे, अल्फा से। इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कराना है बीटा से। एंड देन इन दोनों के इक्वेशन में जो अब इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन ए को अल्फा से, इक्वेशन बी को बीटा से, देन इन दोनों को ऐड कर देना है किसके साथ, इक्वेशन 10 के साथ। सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, याद कीजिए, इक्वेशन ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्फा, बी मतलब हुआ बीटा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी उसको ऐड कर देना इक्वेशन 10 के साथ। ओके, अब जब ऐसा सब कर लेंगे तो आप फाइनली देखो, अब इतना सब तो कर नहीं सकते, आप तो सिंपली ऐसा बोल दीजिएगा कि अगर आपने ये सारे काम कर दिए तो आपको ये इक्वेशन डिराइव्ड हुई। तो देखिए आपके पास अल्फा भी है इस इक्वेशन में, बीटा भी है। ओके, तो ये आपके फाइनली इक्वेशन डिराइव्ड हुई। अब आप इसे और सिंपल कर सकते हैं। कैसे सिंपल किया, अब आपने यहाँ से क्या, ये समेशन का साइन हटा दिया। ओके, तो जैसे ही आपने समेशन का साइन हटाया, समेशन भी गया, यहाँ से क्या है, ये आई वाला, ये वाला जो ये डिफरेंशिएट वाला है, ये वाला पोर्शन भी चला गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये सिर्फ ये इक्वेशन बची है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बची, मतलब अल्फा आपका एज इट इज है, बीटा ई आई आपका एज इट इज है, प्लस देखो ये इक्वेशन आपकी लास्ट लेक्चर पे भी बनी थी। ठीक है, तो बीटा ई आई आपका ऐसा ही है, प्लस एल एन आपका ऐसा ही, और ये वेरिएबल्स आपके ऐसे इज इक्वल टू 0। ओके, अगले स्टेप में इसने क्या किया, अगले स्टेप में ये कह रहा, इसने ये पूरे वेरिएबल को क्या किया है, इसके बाहर ले गया है। समझ में आया, यानी कि आप इसको ना ले जाके बोलो कि ये पूरा वेरिएबल क्या है, इस सिस्टम से कहां चला गया, इस साइड चला गया। तो ये पूरा वेरिएबल सिस्टम से इस साइड चले जाएगा, तो लॉग आपका एज इट इज रहेगा,
जी आई प्लस एन आई आपका एज इट इज है अपॉन में एन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई। ओके, तो ये बन गया, आपने वेरिएबल को इस साइड लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या किया, यहाँ से अगर लॉग हटाया है तो यहाँ ई हट सकता है, ये भी तो होता है ना, अगर आपने यहाँ से लॉग हटाया तो इसके यहाँ क्या आ गया, ई आ गया। अगर यहाँ पर कोई और, देखिए हम एक और मिस्टेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू प्लस में है ना, यहाँ तो प्लस में, तो यहाँ जाके क्या होगा, माइनस में, तो ये अल्फा हमेशा माइनस में आएगा आपका। ओके, तो ये आपका माइनस में आया। अब आपने क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ से लॉग हटाया, लॉग हटाया तो क्या होगा, यहाँ से लॉग जाएगा तो इसके नीचे ई ऐड हो जाता है, ये तो पता ही है ना, आप मैथ्स वाले होंगे तो आपको और अच्छे से पता होगा, मैं तो बायो वाली हूँ। ओके, तो नीचे क्या आ गया, ई ऐड हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, ई के साथ क्या हुआ, माइनस अल्फा प्लस ई आपका नीचे है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज अब आपकी पावर में चली जाती है। ओके, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई आपका बन गया, सिंपल सी बात है। अब अगले स्टेप में तो मैं सारी चीज रीजन से बता रही हूँ। ओके, तो ये चीज समझ में, अब आपने क्या करना है, देखिए अब आप बताइए, इस इक्वेशन को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जी आई अपॉन एन आई प्लस वन, क्यों, क्योंकि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन तो बनेगी ना। देखो ये इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेंगे, तो आप इसे ऐसे फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, बाकी चीजें एज इट इज है। ओके, अगले स्टेप में ये क्या बोल रहा है, अगले स्टेप में आपने ये प्लस आई को क्या कर देना है, इस सिस्टम की यहाँ ले जाना है। अब आपको पता है यहाँ पर इक्वल टू के साइन के पहले आई अगर ये प्लस फॉर्म में है तो यहाँ जाके किस फॉर्म में चले जाएगा, माइनस, तो आपका सिर्फ बचा जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई, और ये प्लस का साइन किस में चला गया, माइनस में चला गया, तो ये इक्वेशन डिराइव हुई। अब आप इसे और सिंपल कर सकते हैं, कैसे, आपने बस यहाँ से एन आई की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास एन आई निकालनी है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू के साइन के दूसरे साइड चला जाएगा। अगर ये यहाँ जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा जी आई ऊपर, और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे। क्यों, क्योंकि देखिए ना, अगर ये आप सिंपली इसे यहाँ डालते तो ये नीचे आता, ऐसा ही तो आता ना। देखिए मैं दूसरी इंक से आपको बताती हूँ, ये अगर क्या आपको जी आई को इक्वल साइन के नीचे पीछे साइड डालना है तो ये क्या होगा, अपॉन में जी आई आता। लेकिन अगर आपका ये होता तो ये होता वन अपॉन एन आई, वन अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई माइनस अल्फा बीटा ई आई, अपॉन में क्या होता है, जी आई। ओके, माइनस वन। लेकिन आपको क्या करना है, एन आई तो अभी नीचे, एन आई को आपने ऊपर लाना है, तो एन आई जब ऊपर आएगा तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, समझ में, तो वैल्यू उल्टी हुई तो आपका क्या होगा, जी आई आपका ऊपर, ये वैल्यूज आपके नीचे, ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो आपकी इक्वेशन है, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये क्या बताता है, गिव्स अस टू मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल्स फ्रॉम विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की बात करता है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट मतलब ऐसे मैक्रोस्टेट जिसके पास मैक्सिमम नंबर के माइक्रोस्टेट है। तो इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से आपने वो चीज कैलकुलेट करनी है। अब आपके देखिए सेमेस्टर एग्जाम की, उससे आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, डेरिव मतलब क्वेश्चंस वगैरह तो आई डोंट थिंक कि किसी यूनिवर्सिटी में पूछते जाते, क्योंकि ये नेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे तो नहीं पूछे जाते, पर डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन आप सिंपली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बिल्कुल आपका क्या एक नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हमने कोई स्टेप ऐसे गलत किए नहीं है, सारे स्टेप प्रॉपर लिखे हैं। और अगर और ज्यादा करोगे तो एक तो टाइम लिमिट भी होती है ना आपका, घर पे जो क्या है कि कुछ भी लिखते हैं, टाइम लिमिट भी होती है, इतना आई थिंक आपके लिए इनफ रहेगा, इनफ क्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी, अगर मेरे एक्सप्लेन करने में भी कोई प्रॉब्लम आएगी, सुधारने की जरूरत है, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर से और चीजें अच्छी बना सकूं। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, होप आपको समझ में आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।